very warm welcome to News Edge with Fariha Idris। बानी पीटीआई से आज भी खानदान और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं हो सकी। इस वक्त लग रहा है कि कम से कम पीटीआई की सियासत इस मुलाकात के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जो उनकी बहनों और पार्टी रहनुमाओं को आज हमने ये देखा कि हिरासत में ले लिया गया और फिर चक्री इंटरचेंज पर जाकर उनको छोड़ दिया गया। गुज़श्ता हफ्ते भी पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों को वीराने में ले जाकर छोड़ दिया था। आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए उनकी बहनें उमर अयूब साहब, जरताज गुल साहिबा, हामिद रजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर रहनुमा मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए थे। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि उनको 2 दिन कबल यकीन दिलाया गया था कि आज उनकी भाई से मुलाकात करवा दी जाएगी। और क्या कह रही थी वो ज़रा देखिए। पुलिस वालों ने कहा आप यहाँ से अगर उठ जाएं, तो हमने उनको कहा था कि आप हमें तारीख और टाइम देंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने हमें कहा कि आपको जुमेरात को आपसे मुलाकात करवाई जाएगी और आप आज मेहरबानी से चले जाएं। फिर हम चले गए और उसकी लोगों ने कहा कि आप इन पे एतबार ना करें। मैंने कहा देखो एक दफ़ा तो एतबार करना ही है ना, तो हमने एक दफ़ा तो उन पे एतबार कर लिया। उनको जहाँ से भी फ़ोन आया था, आज हम यहीं बैठेंगे जब तक ये हमारी मुलाकात नहीं करवाते। कुछ रोज से ये मामूल बन चुका है कि बानी पीटीआई से चंद लोगों की मुलाकात हो जाती है जबकि चंद अफराद को मुलाकात से रोक दिया जाता है। आज भी यही हुआ। शायद यही वजह है कि अलीमा खान ने मुलाकात करने वाले रहनुमाओं से खुसूसी अपील कर दी है। अलीमा खान ने यह कहा है कि जो लोग किसी ताल्लुक से मुलाकात कर लेते हैं वो हमारी भी मुलाकात का बंदोबस्त कर दें। ज़रा देखिए। जिनसे वो उनके जिनसे राब्ते हमारी भी रिक्वेस्ट कर दें, जो उनको अंदर वो इमरान खान से मिलने दे रहे हैं। हम तो अपील करेंगे कि आप जिन्होंने से आप इजाज़त लेकर आ रहे हैं हमारी भी इजाज़त। उनके दोस्त ज़्यादा पावरफुल है। मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे पास तो दोस्त नहीं है। अगर उनके पास हैं तो वो हमारे लिए भी अगर अपील उनसे कर दें, मीडिया के पे ना करें, उन लोगों से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज लाहौर में खूब गरजे बरसे। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि फैसला साजों को मुल्क में लीडर नहीं बल्कि गुलाम चाहिए। पीटीआई का सोशल मीडिया जो कि कड़ी तनकीद कर रहा था वज़ीर आला के ऊपर, शायद उन्हीं की तनकीद का ये असर है कि आज बहुत ही धुआंधार तकरीर की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा कि जल्द लोग बाहर निकल आएंगे और अपने बच्चों को गुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। ये उनकी स्टेटमेंट थी। उसके अलावा हमने एक और शख्सियत को भी बड़े दिनों के बाद आज एक बार फिर पीटीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हुए देखा। वो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी आज पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया है। उनको भी देखिए। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा का। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान यादी इकट्ठे नहीं चल सकते। केपीके के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये 6 ग्रुप बन रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। जो शख्स अपने मुल्क का नहीं है वो किसी पार्टी का निभाएगा। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये मुझे लगा है कि ये स्टेटमेंट उन्होंने शायद आपको ही कही है क्योंकि स्पीच तो आपकी मशहूर हुई थी, हम कोई गुलाम है वाली। तो इसका कोई जवाब देना चाहेंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को? उन्होंने कहा हाँ आप हैं गुलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं तो इब्तिदाई से करूँगा कि कल जो इस्लामाबाद में जालाबारी हुई है और जो आसमान से, मैं तो उसको कहर ही कहूँगा। अल्लाह इससे ज़्यादा कहर से हमें बचाए जो नाजिल हुआ है। जो तबाही हुई है तो हम सब के लिए काफ़ी है कि अपने अपने गिरबान में हम झांकें कि अल्लाह की हमसे नाराज़गी की वजह क्या है, क्या ऐसा हो गया है। इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क में आसमान से अब ओलों की बजाय पत्थर बरस रहे हैं। अल्लाह आगे रहम फरमाए। ये हमारी हरकतें हैं। मुल्क किस तरफ चला गया और हम क्या कर रहे हैं। आपने अभी सुनाया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। फैसला अवाम को करने दें। अवाम फैसला कर चुके हैं कि अवाम किसके साथ खड़े हैं और कौन गुलाम है कौन आज़ाद है। उसका फैसला तो 8 फरवरी के इलेक्शन में हो चुका है। जो लोग अपनी सीटें नहीं जीत सके वो हमें लेक्चर दे रहे हैं। छोड़ें इनसे, क्या गैर संजीदा सी बातें उन्होंने की हैं और मैं क्या इस पे रिस्पॉन्ड करूं। ठीक है, मैं समझता हूं कि देखें असल जो मुद्दा है वो ये है, मुल्क को जरूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। 3-4 बड़ी चीजें हैं जिनको हमने एड्रेस करना है।
اس وقت پاکستان اپنی ایگزسٹینشل تھریٹ کی طرف جا رہا ہے. چاہے کوئی جتنا بھی کہے کہ 1500 ہیں 15,000 ہیں جو بھی ہیں، ایک بھی اگر بندہ ہے جو پاکستان کو نہیں مانتا اور ہمارے خلاف ہے، ہمیں اس کے خلاف سفارا ہونا ہے. بلوچستان کی ایشو کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے لیے ہمیں پوری قوم کو اپنی فوج اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے. یہی مسئلہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے. سیاسی اختلاف ہمیشہ رہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے ملک کی خاطر کم از کم کچھ 3-4 بڑے نکات پہ اکٹھے ہونا ہے. وہ تب ہی ممکن ہے جب آپ عمران خان صاحب جو ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کو، جو وہ لیڈر ہیں ہماری جماعت کے، وہ فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں، ان کو اندر رکھ کے مجھے نہیں لگتا وہ کیا کون سے ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم صاحب کے. تو یہ کیسے حکومت اور سب نے مل کے عمران خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے. یو نیڈ ٹو گیٹ ہم آؤٹ. لیکن یہ تو ایک پوائنٹ آ گیا. علیمہ آپا کے ساتھ ہوا ہے. یہ میرا کویسچن آپ سے یہی ہے، اگر مجھے اجازت دیں آپ ضرور کنٹینیو کریں کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انفارمیشن منسٹر کی تنقید کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن آپ کا اپنا سوشل میڈیا، پی ٹی آئی کے ورکرز، آپ تمام لوگوں کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اس پریشر پڑا کہ آج زرتاج گل صاحبہ وہیں پر موجود تھی، انہوں نے جواب بھی دیا، ایڈریس بھی کیا اس تنقید کو کہ آپ لوگ زیادتی کریں، آپ لوگ ہم پہ تنقید کریں. مگر جس وقت ویژول آیا علیمہ خان کا اکیلے بیٹھے ہوئے اڈیالہ جیل کے آگے، تو سب کا سوال یہ تھا کہ آپ لوگ کدھر ہیں، آپ لوگ کدھر تھے؟ دونوں بات ہیں یہاں پہ. پہلے تو میں حکومت کے متعلق بات کرنا چاہوں گا. کسی بھی قانون کے تحت آپ فیملی ممبرز کو اپنے خونی رشتہ دار سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے ہسبینڈ سے ملنے سے نہیں روک سکتے. اوپر سے جب چیف جسٹس کا بھی آرڈر ہو، حیثیت وکیل تو یہ بہت شرم کی بات ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشل پروسیس اتنا ویک ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس کی آرڈر کی یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ دیکھیں ملاقات نہ کرانا ایک اور چیز ہے، آپ کوئی بہانہ بنا کے نہیں کرا رہے. جیسے ہوتا تھا 15-16 نومبر سے مجھے بھی نہیں ملنے دے رہے، حالانکہ میرے پاس بھی ایک چیف جسٹس کا آرڈر میرے پاس بھی ہے، ساتھ میں کالا کوٹ بھی ہے. باوجود اس کے کہ چیف جسٹس کا آرڈر ہے، وکیل ہوں، ہائی کورٹ کا لیگل ٹیم کا ایک طرح سے حصہ رہا ہوں، مجھے نہیں ملنے دیتے. لیکن نہ ملنا تو ایک اور چیز ہے. ستم بالا ہے، ستم کے اٹھا کے آپ ان کو اریسٹ کر کے کہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یعنی یہ وقت رہ گئی ہے آپ کی چیف جسٹس کی اور اس کی عدالت کی کہ نہ صرف ان کا حکم نہیں مانا جا رہا. دوسرا ہمارے والے ایشو پہ آتے ہیں. دیکھیں یہ بہت ہی قدرتی ہے، نیچرل ہے کہ خان صاحب کی سسٹر اگر اس طرح سے وہاں ہیں اور ان کی ایک پکچر آتی ہے، لوگوں کا غصہ بڑا فطری ہے، اس پہ ہمیں نہیں ریاکشن دینا چاہیے. جب علیمہ آپا مل لیں گی یہ غصہ نہیں ہوگا، جب خان صاحب نکل آئیں گی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تب تک ہمیں بہت سی چیزوں کو برداشت بھی کرنا ہے. آپ کے خیال سے اگر ایم این ایز، ایم پیز یا جو امپورٹنٹ فیسز ہیں پی ٹی آئی کے وہ ساتھ نہ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اکیلے چلے جائیں، اٹس اوکے؟ ڈونٹ یو تھنک ایک پولیٹیکل پریشر پڑتا ہے جب یہ تمام لوگ آئیں وہاں پر اظہار یکجہتی دکھائیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تنقید آ رہی ہے تو آپ کو اس کو فیس کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے. ہاں اس کو رسپونڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز جس کی نشاندہی ہو رہی ہے اس کو کور کریں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ابھی اسی ہفتے علیمہ آپا نے کہا تھا کہ وہ آئیں گی اور وہاں اگر وہ نہیں ملنے دیتی تو وہ دھرنا وہاں دیا جائے گا. پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن تھی، ہم سب پہنچے. جہاں علیمہ آپا بیٹھی ہوئی تھی ان کی اور سسٹرز تھیں، اس سے آگے ہمارے کچھ ایم این ایز پہنچے ہوئے تھے، ان کو روکا نہیں جانے دیا. مجھے تھوڑا سا ایج تھا ایز اے وکیل تو میں پہنچ گیا علیمہ آپا کے ساتھ. میں تھا، 1-2 ایم این اے اور تھے، باقی وکلا تھے. وہاں اس دن بھی نہیں ملنے دیا. جس دن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ان کی جو پکچر آئی، اس دن بھی کچھ وکلا اور کچھ دوست تھے لیکن شاید وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. سلمان راجہ صاحب تھے اس دن، بیرسٹر گور صاحب بھی میرے خیال میں وہیں پہ تھے. گور صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں، اس پکچر سے یہ تاثر بنایا گیا کہ وہ اکیلی ہیں، ایسا تھا نہیں. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ وہاں سلمان راجہ صاحب اور کچھ اور وکلا تھے، ان کی سسٹرز بھی تھی، لیکن وہ جب جا رہی تھی ان کو روکا گیا تو اس وقت وہ بیٹھی تھی. بعد میں بیرسٹر گور صاحب بھی وہاں اڈیالہ پہنچے تھے، راجہ صاحب ان کے ساتھ ہی تھے، سلمان راجہ صاحب، لیکن باقی اس کو ساتھ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جب پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن آتی ہے سارے پہنچے ہوتے ہیں. روٹین میں آپا کی ملاقات ہوتی تھی، میں بھی تقریباً ادھر ہی ہوتا تھا، اکٹھے ہم وہاں ہوتے تھے. یہ ایک دن ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ آج ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کو جانا چاہیے.
पार्टी की जब डायरेक्शन होती है फिर तो लाजमन जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन ना भी हो तो आपको जो लोग गए जरूर जाना चाहिए। जो लोग गए आज मुलाकात के लिए, इनमें उमर अयूब साहब, मलिक अहमद फिजर साहब, हामिद रजा और उनकी बहनें, उनको फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये डेटरेंस भी तो है। गिरफ्तार क्या, कोई फांसी थोड़ी चढ़ जाता है? 7 दफा मैं गिरफ्तार हूँ, पत्नी कितनी जेलें देखी हैं, तो मुझे आप तो मैं कोई ये आपका तो बिल्कुल ही खत्म हो गया जेल से, मुझे हैरत हुई। निकल ही आते हैं। नहीं तो जेल क्या, कोई आपको फांसी तो थोड़ी चढ़ा देते। असल में जो डरना उस चीज से चाहिए जो आप गायब हो जाते हैं, वो वाला काम खतरनाक। बाकी जेल में क्या है, थोड़ा अंदर रह के बंदा आराम से इबादत कर लेता है, और क्या उसमें इतना बड़ा मसला नहीं होता जेल में। तो मुझे तो लग रहा है कि आप दोबारा रेडी हो गए हैं जाने के लिए, गॉड फॉरबिड। नहीं, मैं बाहर खुश हूँ। मुझे कि जेल का शौक नहीं, कोई इतनी अच्छी जगह नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक वैसे सच्ची बात यह है, पहली बार का थोड़ा सा होता है जब आप अंदर हुए हैं, और फिर मेरी तरह जब आप 4-5 जेलें देख रहे हैं, तो उसके बाद देखें, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन, बट इट्स पार्ट ऑफ दिस गेम इन पॉलिटिक्स। आपको जब आप एक मज़ामती तहरीक में होते हैं तो जेलें वगैरह होती हैं, इनसे डरना वरना नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज है, अपने आप को तगड़ा रखें, अंदर आपका ईमान मजबूत हो, और अदालत के हुक्म से निकलें, डील शील करके इधर उधर ना हो जाएं। वैसे लोगों का सलूक कैसा होता जेल के अंदर? देखिए, जब आप पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं, जिस तरह मैं था या कुछ और, वहां तो आप जेल में होते हैं, एक सुबह का दरवाजा खोल दिया जाता है, शाम को बंद कर दिया जाता है, जुमे या ईद की नमाज की आपको इजाजत नहीं होती, किताब वगैरह आप पढ़ सकते हैं, कुरान आपको मिल जाता है, नमाज आप पढ़ सकते हैं, खाना अगर आप अपना वो पकाते हैं वो एक अलग सिस्टम होता है, नहीं है तो जेल का आ जाता है। असल में मसला होता है उन लोगों का जिनको गायब कर दिया जाए, जिस तरह हमारे ओन अब्बास भक्ति साहब एक थे जिनको गायब किया गया, उस्मान डार साहब का इशू हुआ था, आपको याद होगा, सदाकत अब्बासी साहब का, मुझे उन सबसे हमदर्दी है। बल्कि मैं तो आज पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, जब से ये इलेक्शन हुआ है और जब से मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मेरे नजदीक सबसे बड़े, मैं कोई जज नहीं हूं जो मैं फैसले सादर करूं, लेकिन बतौर वर्कर मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा धोखा अगर खान साहब को किसी ने दिया, वो रजीम चेंज के वक्त जो लोग गए थे, क्योंकि खान साहब वजीर आजम थे, कि ऐसा किसी पे प्रेशर नहीं था कि किसी को उठाया जा रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, जैसे अब हुआ है। उस वक्त जिन लोगों ने छोड़ा उसने वाकई ज्यादती की। 9 मई के बाद मैं समझता हूं कि हर आदमी पे प्रेशर पड़ा है, कोई बर्दाश्त कर सका, जेल में टिक गया, कोई नहीं उतना ज्यादा बर्दाश्त कर सका किसी, मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, असद उमर साहब हैं, अब एहतराम है आज भी मेरे लिए। मैं जेल में होता था अडयाला, असद भाई भी उधर ही थे, शरियार भाई भी उधर ही थे, शाह साहब कुरैशी साहब भी उधर ही थे, तो बड़े दिन हम इकट्ठे तो नहीं थे, लेकिन एक ही जेल में थे, तो मैं सलाम भिजवाता था। सुबह कोई आता था खाना देने तो मैं कहता था शाह साहब को और असद भाई को सलाम भिजवा देना। फिर जेल के अंदर हमें इत्तला मिली कि उनकी जो वाइफ हैं, असद भाई, असद उमर साहब की वाइफ, हमारी भाभी जो हैं, पढ़ी लिखी खातून है, वो बाहर आके घंटों बैठी रहती थी, वहां एक वॉशरूम है, उसकी सीढ़ियों पर बैठ के बेचारी, अब वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कितना कोई बर्दाश्त कर सकता है बंदा, तो वो छोड़ के उनको मजबूरी में जो भी था, मेरी हमदर्दी हर उस आदमी से है जो किसी प्रेशर या किसी थ्रेट की वजह से जिसको जाना पड़ा। वापस कौन आएगा वो फैसला खान साहब करेंगे, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुशी से बहुत कम लोग गए होंगे, लालच में जो गए थे वो रजीम चेंज के वक्त थे। तो मैं तो ये समझता हूं कि वक्त आएगा, खान साहब इस पे अपने फैसले करेंगे, इंशाल्लाह फिर वो खुशी का समा होगा। फिर बनी गाला में तमाम, मैं समझता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब भी बाहर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिब भी हों, आपकी मुलाकात, आपने कोशिश की है शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने की या यास्मीन राशिद से मुलाकात करने की? क्योंकि एक पार्टी पे ये भी इल्जाम लग रहा है कि वो मिलते ही नहीं है उन लोगों से जो जेल में है। नहीं, उनका गिला बिल्कुल बजा है, मैं तो अभी तक नहीं जा सका, थोड़ा सा पंजाब में इश्यूज हम लोगों को हैं, लेकिन जो हमारे वहाँ की लीडरशिप मौजूद है, मैं समझता हूँ राजा साहब जरूर गए होंगे, आई थिंक वो गए भी हैं, सलमान राजा साहब, क्योंकि वो वहाँ के लॉयर भी हैं, कुछ और भी वकला वहाँ गए हैं, लेकिन यस उनका गिला बजा है। हमारे MPs बचर साहब और जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडरशिप है वहाँ वो जरूर जाते हैं, लेकिन यस ये बिल्कुल बजा गिला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से और बाकी जो पंजाब की लीडरशिप है वहाँ हमारे लोगों की वहाँ हाजिरी कम है, वहाँ हाजिरी होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी नजर में आपको मेरा पता है, मैं कोई बात आप तो नहीं है किसी ग्रुप पे, लेकिन आपके आसपास कितने ग्रुप्स हैं? मैं वो नहीं बात, क्या मैंने किस ग्रुप में होना है, हम तो हमने किस ग्रुप में होना है, हम तो खान साहब भी कोई बात ऐसी होती थी, खान साहब से भी हम अंदर पार्टी के अंदर लड़ पड़ते थे और आर्ग्यू करते थे, और उन्होंने माहौल भी ऐसा बनाया हुआ था, हम आर्ग्यूमेंट करते थे सब, ऐसा कोई नहीं था। जो अभी आज तारड़ साहब ने बात की है ना, जो अता तारड़ साहब ने, ये कोई मेरे ख्याल में जो उनका वहाँ होता है रायविंड में जो मियाँ साहब की कोई मीटिंग की, शायद वो समझते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, बड़ी खुली डिबेट होती है,
खान साहब के साथ डिसएग्रीमेंट होता है, बहुत दफा खान साहब अपनी बात छोड़ के हमारी बात पे आ जाते हैं। तो हम तो बड़े आर्गुमेंट करने वाले लोग थे, तो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो देखें, ग्रुप्स की जहां तक ताल्लुक है, ग्रुप्स इस तरह से नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग आपकी कुछ लोगों से ज्यादा होती है, कुछ लोगों से कम होती है, हर कोई अपना इंटरेस्ट जो है वो देखता है। ओहदा देखें, कोई भी आप यहाँ कर लें, ओहदा खान साहब देते हैं। आपने कोई बड़ा फैसला होना है, वो इमरान खान साहब ने करना है, तो किसने यहाँ, अच्छा कोई आपने फॉरवर्ड ब्लॉक की बड़ी बातें हुई रमजान के जमाने में, बड़ी पिछला जो रमजान गुजरा, मैं कहता था कि जिसने सियासी खुदकुशी करनी है पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बना दे। तो आप बताएं मुझे किसने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है? जितने कोई गए हैं, कोई 2 बंदे साथ गए हैं। मैं दावे से कहता हूं हमारे इलाके में भी जो एमपीएस, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, 9 मई के बाद जो गए ना, जो उनके साथ गाड़ी में फिरते थे, और जो मेरे हल्के के लोग सुन रहे हैं उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो गाड़ी में फिरने वाले लोग थे उनके साथ, उन्होंने भी कहा कि जनाब आपके साथ हमारा ताल्लुक पीटीआई का था, आप पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, खुदा हाफिज। राइट, सो बेसिकली आप ये भी बता दें, आपके लिए ग्रुपिंग अभी नहीं है, अगर है तो सिर्फ इख्तलाफ राय है, बट सब कह रहे हैं कि बन ही जाएंगे ग्रुप ये, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द अलायंस। ख्वाहिश हो सकती है, ओके, चलिए हो सकती है। बाकी दूसरी एक और भी बात है, ये हमने खान साहब के साथ आधी उम्र इसलिए नहीं गुजारी, हम इधर चौकीदारा कर रहे हैं, किसी के बाप की मजाल है इसमें ग्रुप बनाए, मैं देखता हूँ किसमें ये तो आप धमकी लगा रहे हैं, ऐसे भी ना करें, वो उनका हक है कि बनाना चाहिए। रोटियां तोड़ने बैठे हैं, लेकिन हमने ये जेलें किस लिए काटी हैं? हमने किस लिए काटी हैं? हमने इमरान खान से कोई ओहदा लेना है? जब मैं जिस जमाने में मैं पीटीआई में आया था, कौन सा कोई ओहदा था इसमें? कोई काउंसलर था उसमें सवाए इमरान खान के 2002 में वो जीते थे, कोई एमएनए नहीं था हमारी जमात में। हम तो जब ज्वाइन किया है तो एक विजन के तहत ज्वाइन किया है। जितने नए लोग आए हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो नए पुराने के चक्कर में होता है, हूँ मैं पुराना, एक ज़हनी तौर पे नया हूँ। जितने नए आए हैं मैंने हमेशा उनको रिस्पेक्ट दी है, लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ना समझे खातिर अपनी जमा रखें, हम आपको इज्जत देना भी जानते हैं और इमरान खान की जमात की हिफाजत करना भी जानता है, और हमें आता है, हमने की है। ये किसको मैसेज दे रहे हैं आप? जो कोई इस वक्त पब्लिक में एक दूसरे के खिलाफ बात करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया पीटीआई के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से इसमें पीटीआई का फेस, इमरान खान का फेस लगा के हमारे मुखालिफिन के सोशल मीडिया हमारे लोगों को अटैक करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो पीटीआई का बन के बात करे वो पीटीआई का है सोशल मीडिया पे। मैं इनको ये इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पीटीआई की एक स्ट्रेंथ है। अगर सोशल मीडिया ना होती इस वक्त बहुत मुश्किल से आपका बयान चलता। हाँ, कुछ लोग लाइन क्रॉस करते हैं, मैं इनको नहीं डिफेंड करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल हालात में, इलेक्शन से पहले, 9 मई के बाद और आज के हालात में भी खान साहब का बयानिया अगर जिंदा है तो वो लीडरशिप जो यहाँ पे मुश्किलात फेस कर रही है, जेलें वगैरह काट के खड़ी है, या इस वक्त भी उन पे पर्चे हैं, या वो लोग जो आपके सोशल मीडिया में जनरली इमरान खान साहब के फॉलोअर हैं और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आज आप ये लीडरशिप जो इस वक्त अदालतों को हम लोग फेस कर रहे हैं, इनको साइड पे कर दें या सोशल मीडिया को खामोश कर दें, बिल्कुल खामोशी तारी हो जाएगी। सो मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आप लोगों के साथ अलायंस में? आना चाहिए उनको, खान साहब ने उनको वेलकम किया है और मैं समझता हूं कि उन्होंने भी अपने पुराने साथियों को देख लिया है कि इन तेलों में तेल नहीं है। कौम इधर खान साहब के साथ खड़ी है तो मैं मौलाना साहब को कहूंगा कि उधर क्या देखते हैं, इधर ही हैं, इधर आप मेरा ख्याल से सीएम केपीके के साथ शायद कोई इशू है, वो पहले कह चुके हैं इस बारे में, अभी भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसमें लगा ऐसे ही कि उधर इशारा करें। सीएम एक दो बयान अगर इधर उधर से आ जाएं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सीएम का मैं अंदर ज्यादा नहीं बात करूंगा, उन्हें पूरा कमिटमेंट है उनकी कि अगर खान साहब के साथ मौलाना साहब जाते हैं तो उनकी जो फैसिलिटेशन चाहिए मौलाना साहब को वो अली अमीन खान देंगे उनको। उनकी तरफ से मैं समझता हूँ कि अली अमीन खान कोई मसला नहीं बनाएंगे इसमें। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। बानी पीटीआई की पार्टी रहनुमाओं और ख़ानदान से मुलाकात ना होने का मामला इस वक्त हर जानिब मौजूए बहस है। बानी पीटीआई से वकला की गुज़िश्ता मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। जब मंगल के रोज़ वकला मुलाकात के लिए गए थे तो चंद चेहरों को देखकर बुशरा बीबी हैरान रह गई थी और उन्होंने सवाल किया कि वो अंदर कैसे आए। इस रोज़ मुलाकात में मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई, लेट्स हैव अ लुक। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी भी मौजूद थी। वकला के आते ही बुशरा बीबी ने एक एक करके सबसे पूछा कि किस किस का नाम लिस्ट में शामिल था। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि उनका नाम फहरिस्त में था। बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी और अली इमरान से पूछा कि आपको किसने अंदर भेजा, हमारे ख़ानदान वालों को मुलाकात करने नहीं दी जाती, आपको कैसे इजाज़त मिल जाती है। जेल ऑफिसर ने बुशरा बीबी से कहा कि वकला की मुलाकात के बाद आपकी
فیملی کی ملاقات ہے۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت کو آپس کے اختلافات پبلک میں لانے سے روک دیا۔ بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم وٹو نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے ریسنٹلی، کافی ساری انہوں نے باتیں بتائی ہیں، ایک اہم سٹیٹمنٹ وہ ذرا دیکھیے۔ مریم ریاض وٹو ہمیں جوائن کر رہی ہیں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ سب سے پہلے تو بشرا بی بی کے بارے میں بتائیے، کیسی طبیعت ہے، کیا آپ کے پاس ان کے حوالے سے انفارمیشن ہے، ہاؤ از شی کوپنگ؟ جی السلام علیکم، فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ الحمد للہ ایز آلویز بہت ہائی اسپرٹس میں ہیں وہ، جس سے پہلے انہوں نے 10 مہینے کی جیل کاٹی، مشکل میں کاٹی، خان صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں، تو ابھی بھی بڑی ہمت میں ہیں، بڑے حوصلے میں ہیں، اور اپنے جہاں پر ان کے ہسبینڈ اپنے پرنسپلس پہ کھڑے ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ ان کی خیریت کا، ان کے حالات کا معلوم ہوتا رہتا ہے، جیسے آپ نے کہا ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ فیملی کی وزٹ، تو کبھی فیملی کی جب وزٹ ہوتی ہے تو ان کے تھرو حالات کا معلوم ہو جاتا ہے۔ رائٹ، سو جو اس وقت ایک ایشو بنا ہوا ہے ملاقاتوں کا، آئی ایم شیور آپ کو بھی اس کا پتہ ہی ہوگا، ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کوشچن پوچھا بشرا بی بی نے، ان کو کیا خدشہ ہو سکتا ہے کہ بغیر پوچھے لوگ آ رہے ہیں وہاں پر، یا کوئی بھیج رہا ہے؟ کیونکہ میری بی بی سے ظاہر بات ہے بات تو ہوتی نہیں ڈائریکٹ فون پہ، تو ہمیں الاؤڈ نہیں ہے۔ فیملی کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انفارمیشن میرے تک آتی ہے، فیملی میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بی بی، جیسے میں نے کئی جگہ پڑھا کہ جی وہ خفا تھیں یا وہ ناراض تھیں۔ ایک جنرل سا کوشچن ہوتا ہے کہ جی لاسٹ ٹائم جو نام تھے وہ نہیں آئے، آپ لوگوں کو کیسے اجازت ملی؟ مطلب یہ نہیں کہ کوئی اعتراض، انسان پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی خان صاحب کی فیملی کو اجازت نہیں مل رہی، آپ لوگوں کو کیسے مل گئی؟ یعنی یہ بھی کوئری ہو سکتی ہے جی کہ آپ نے ہائی کورٹ سے اجازت لی، کیسے لی؟ تو اٹ واز پرابیبلی سمپل کوئری۔ جیسے میں نے کچھ اخباروں میں پڑھا کہ جو ناراض ہو رہی تھی، ایسا نہیں ہے، جسٹ ہے کہ میں کسی کو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ کسی نے مجھے ملنے آنا ہے، کوئی گیسٹ آنے اور کوئی اور آ جائے، تو میں بھی کہوں گی کہ جی مطلب ایون میرے گھر میں کوئی آ جائے، میں نہیں تھی آپ، اور وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کتنی پابندیاں ہیں، علیمہ آپا کو نہیں اتنے عرصے سے ملنے دیا جا رہا، تو اٹ واز جسٹ آئی تھنک اے کیوریس کوسچن۔ رائٹ، سو اس کا مطلب ہے پھر جو یہ بھی کیونکہ رپورٹ ہوا کہ فیصل چودھری صاحب کو شاید ان کے کہنے پہ ہٹایا گیا تھا ٹیم سے، وہ بھی پھر ناراضگی ان کی نہیں ہے، فیصل چودھری سے ایسا کوئی ناراضگی نہیں؟ ان کی فیصل سب سے کیا ناراضگی ہوگی؟ ناٹ ایٹ آل۔ رائٹ، سو یہ کافی زیادہ رپورٹ آپ نے، بلکہ اب سوشل میڈیا پہ یہ بات ہائی لائٹ بھی کرتی رہتی ہیں کہ غلط بات منسوب ہو جاتی ہے۔ میٹنگ کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ ان کو اجازت ہے ان کی فیملی کو، اور خان صاحب کی فیملی کو اجازت نہیں ہے، یہ کس نے کہا؟ میں آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ کافی ایکٹیو ہوں، تو میں ٹویٹس پڑھ رہی تھی کچھ فیمس ویلاگرز اینڈ آل دیٹ، اور وہ خام خواہ کہ آپ کو پتہ ہے مسئلے اور مسائل بنانے میں کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں، تو میں اس لیے کلیریفائی کر دیتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو آئی ٹویٹ اباؤٹ اٹ۔ تو میں نے دیکھا کہ جی کہہ رہے ہیں کہ بی بی کی تو فیملی کو اجازت ہے، تو خان کی فیملی کو کیوں نہیں ہے؟ تو پھر میں نے اس پہ کلیریفائی بھی کیا کہ سب کو یہ پتا ہے کہ خان صاحب علیمہ آپا کو بس روک رہے تھے، عید سے پہلے بھی ملاقات جو ہوئی تو خان صاحب کی باقی 2 بہنوں کو اور قاسم صاحب اور سب کو جانے دے رہے تھے۔ اس وقت بھی میری فیملی نے کافی ویٹ کیا علیمہ آپا کے ساتھ ہی کہ اکٹھے اندر جائیں گے، ملاقات کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا پھر جیلر نے کہ آپ پھر چیزیں بھی نہیں دے سکیں گے، تو کپڑے وغیرہ ویکلی پہنچانے ہوتے ہیں خان صاحب کے، بی بی کے، تو اس لیے وہ لوگ چلے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے ملاقات میں زیادہ ٹائم نہیں ملتا، جب فیملی کی ملاقات ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی پر مینول ہونی چاہیے، لیکن بائی دا ٹائم چیکنگ اور وغیرہ ہو کے تو 10-15 منٹ ہی ملتے ہیں، اور اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے صوفے پہ ہوتی ہیں، فیملی ادھر ہوتی ہے، اور دونوں طرف پولیس کھڑی ہوئی ہوتی ہے، تو کبھی جو اگین جو کہ بائی لا بھی ہے کہ لائرز اور فیملی کو اکیلے ملنے دیا جائے، تو ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں اس کو کلیریفائی کر رہی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ ہماری فیملی کو الاؤڈ ہے اور ادھر نہیں ہے، ان کی فیملی میں سے بھی، خان صاحب کی فیملی میں سے بھی، اب تو ظاہر بات ہے ساری فیملی اکٹھی ہی ہے، لیکن سب کو الاؤڈ ہے، صرف علیمہ آپا کے جو کہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں تک ہے کہ جی خان صاحب تک باتیں نہ پہنچے تو وہ تو پھر باقی 2 بہنیں بھی ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کو فیکٹ ہی بتائیں گی اور باہر آ کے بھی خان صاحب کا ہی پیغام پہنچائیں گی، تو مجھے یہ سمجھ میرے خیال کسی کو بھی نہیں آ رہی کہ علیمہ آپا کو کیوں بلاک کیا جا رہا ہے۔ رائٹ، سو آپ نے چند دن پہلے ٹویٹ کیا کہ بشرا بی بی کا کوئی فوکل پرسن نہیں ہے، یہ کیوں امپورٹنٹ تھا بیان دینا؟ کیونکہ ایک تاثر یہی تھا کہ ان کے فوکل پرسن مشال یوسف زئی ہیں، ان کو ہٹانے کے بعد نعیم پنچوتا یا خالد یوسف چودھری ہیں، تو کیوں آپ نے کلیریفائی کیا کہ وہ نہیں ہیں؟ جس دن پہلے یہ بات ہوئی کہ جی ایک دم سے 4 فوکل پرسن بن گئے جب مشال صاحبہ کو ان کے پوزیشن سے کیا گیا فائر، تو
उस दिन भी मैंने ट्वीट किया था, और ये बात मुझे मैंने फैमिली से पूछ के जो मिलने गए थे तो मैंने उनको पूछा था कि बीवी ने किसी को अपॉइंट किया, क्योंकि अगर किया होता तो मैं उनके साथ मिलकर काम करती, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जैसे ये वकला बात करते रहते हैं हमारे हक में तो करेंगे, मुझे मैं कोई सियासी तो हूँ नहीं कि मुझे कोई फोकल पर्सन चाहिए। हाँ सब कह रहे थे कि आपका होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि लेट देम टॉक ऑन में जैसे केसेस के बारे में बात करते हैं, देखेंगे अगर फ्यूचर में चाहिए होगा। फिर क्योंकि अभी यही इशू हो रहा था क्रिएट बार बार कि कौन फोकल पर्सन है या नहीं है, तो मुझे खास तौर पे बीबी ने पैगाम पहुंचाया परसों जब फैमिली मिलने गई कि आप मैसेज मेरी तरफ से ट्वीट कर दें कि मुझे कोई फोकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि मैं तो कोई सियासत और उसमें हूँ नहीं और मेरा कोई फोकल पर्सन नहीं। अब ये दिस इज़ नथिंग अगेंस्ट ये जो हमारे बड़े एस्टीम लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, खालिद भाई वगैरह जो कि बहुत केसेस को बीबी के देखते हैं, बिल्कुल नथिंग अगेंस्ट देम। बीबी का सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि मैं सियासी कोई वो लीडर या इस तरह तो हूँ नहीं कि मेरा कोई फोकल पर्सन होना चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि राइट बता इंटरेस्टिंग। क्या जेल के अंदर मुलाकात होती है बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की? जब केस हो उस दिन तो हो जाती है, वैसे रेगुलरली होती है? नहीं, रेगुलरली तो आपको पता है कि किसी की भी मुलाकात नहीं होती है। वो तो फिर जब जो है अथॉरिटीज़ हैं जब उनका दिल करता है रोक लेते हैं, लेकिन हो जाती है, ट्रायल्स में हो जाती है। और बाकी जो फैमिली टाइम में तो खान साहब ने भी अक्सर ये कंप्लेन किया है कि जी फैमिली टाइम में भी अक्सर नहीं मिलवाया जाता, तो मैंने कहा कि उनकी डिस्क्रेशन पे है, ये नहीं है कि कोई रूल्स जो है वो पर्टिकुलरली फॉलो हो रहे हैं हर दफ़ा। कोई मुश्किलात तो नहीं है मुशा बीबी को खाने पीने की या वैसे कोई जो सहूलियात है? कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी उनके स्टाफ में जो पहले बनी नागम में उनके स्टाफ से, तो उन्होंने कहा कि बीबी को जब हमने अभी जेल के बाद देखा, जब वो निकल के आई तो बीबी बहुत कमज़ोर ही नहीं थी, बीबी नहीं। मैंने उनको बताया, मैंने कहा जाहिर बात है उन्होंने बड़ी मुश्किल जेल काटी, आपको पता उनको पॉइजन किया गया, अभी तक उनसे खाना सही नहीं खाया जाता बिकॉज उनका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उन्होंने उसके पॉइजन की वजह से ख़राब किया हुआ, तो शी इज़ वेरी वीक। उनको पिछली दफ़ा भी मेडिकल केयर नहीं मिली, इस दफ़ा भी रिक्वेस्ट की हुई है कि उनका जो डॉक्टर हैं आशफ खान के उनको विजिट करने दिया जाए। खान साहब को और बीबी को अभी तक वो भी प्रोविजन नहीं मिला है। दोनों के सेल्स के हालात आपको मालूम हैं, मैंने पहले भी बात की कि जो लोग ये कहते हैं कि जी वो बड़े कोई लग्जरी में रह रहे, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि फिर आप भी ऐसी लग्जरी जाके इंजॉय कर लें जेल में। टफ हालात में हैं दोनों, डटे हुए हैं, इकट्ठे खड़े हुए हैं अल्लाह के मदद से, उसके अल्लाह के ईमान के ऊपर। लेकिन ये कि बीबी की आदत नहीं है शिकायत करने की, वो नहीं करती, बड़े सब्र में रहती हैं। अलीमा खान और बाकी सिस्टर से आपका रब्ता है? आप उनसे नोट्स एक्सचेंज करते रहते हैं? मेरा अभी लेटली अलीमा पापा का जब से फ़ोन उन्होंने कॉन्फिस्केट किया था तो उसके बाद से मेरे पास मेरा अलीमा पापा से रब्ता नहीं है। ओके, सो वैसे फैमिली में बाकी बहनों से रब्ता है आपका? नहीं, मेरी टू बी ऑनेस्ट मैं क्यों ऐसे कहूँ कि मेरी कोई रेगुलर कम्युनिकेशन है, मेरी रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं है। क्योंकि एक तासुर ये भी हुआ कि शायद दो ग्रुप्स हैं, एक अलीमा खान साहिबा का है पीटीआई में, एक बुशरा बीबी का है। ये आपने ऑब्वियसली ये भी पढ़ा होगा। जी मैंने पढ़ा भी है, मैंने सुना भी है कई दफ़ा। मुझे ये समझ नहीं आती कि बुशरा बीबी का ग्रुप कौन सा है, क्योंकि हम तो सब खान साहब के ग्रुप से हैं। खान साहब का ही ग्रुप है, बीबी तो वही बात करती हैं जो खान साहब करते हैं। बीबी तो आपको पता है कोई ऐसा मीडिया में भी आके ना बोलती हैं, ना कोई उनकी, अभी तो वो जेल में है, कब से तो वो जेल में है, ना उनकी रेगुलर इंटरेक्शन किसी से होती है। जो जेल में उनकी इंटरेक्शन होती है ज़्यादातर लॉयर्स वगैरह से, तो उसमें भी खान साहब साथ ही होते हैं। तो बीबी तो मुझे जब बड़ा हैरत होती है कि जी अलीमा पापा का ग्रुप बीबी का ग्रुप में कितने, जब खान साहब एक हैं, बहन है और बीवी है, तो फिर क्या लोग होते हैं। लेकिन बस वो लोग आपको पता है कि छोटी सी बात को ब्लॉक कर लेते हैं कभी। राइट, मरियम रियाज भट्टू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। गजा का अमन मुसलसल तबाह हो रहा है, लेकिन आलमी बरादरी खामोश तमाशाई है। मशरिक़ वस्ता में एक जानिब इजराइल गाज़ा पर हमले कर रहा है तो दूसरी जानिब अमरीका यमन पर हमले कर रहा है। इजराइल की गाज़ा पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इजरायली फ़ौज ने गाज़ा के 30% हिस्से को सिक्योरिटी बफर जोन में तब्दील करने का भी दावा कर दिया है। इजरायली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि गाज़ा में जंग के बाद भी इजरायली फ़ौज बफर जोन में ही मौजूद रहेगी। इजराइल इससे कबल लेबनान और शाम में भी बफर जोन बना चुका है। इजरायली हमलों में गाज़ा में बतौर इमदादी कारकुन काम करने वाले 6 सगे भाई एक साथ शहीद हो गए थे। इन भाइयों के अहले खाना के क्या तासुरात हैं, लेट्स वॉच दैट।
امریکہ اور ایران کے مابین بیک ڈور روابط رنگ لا رہے ہیں اور دونوں ممالک قریب آتے جا رہے ہیں. دونوں ممالک کے مابین جوہری مذاکرات کا اگلا دور اٹلی کے شہر روم میں ہفتے کے روز ہوگا. ان مذاکرات میں بڑے بریک تھرو کی امید کی جا سکتی ہے. ایران سے انہی مذاکرات کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیل کی مجوزہ حملے کو روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نے فوجی کارروائی کی بجائے سفارتی راستہ اختیار کرتے ہوئے ایران سے مذاکرات کو ترجیح دی ہے. اسرائیل نے مئی میں ایران پر حملے کا منصوبہ تیار کیا تھا جس کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو کم از کم 1 سال تک پیچھے دھکیلنا تھا. اس منصوبے کی کامیابی کے لیے امریکی مدد ناگزیر سمجھی جا رہی تھی جس کے بغیر حملہ ممکن نہیں تھا. کئی ماہ تک امریکی اعلیٰ حکام میں اندرونی مشاورت جاری رہی جس کے بعد صدر ٹرمپ نے سفارتی حل کی فوجی حل پر فوقیت دینے کا فیصلہ کیا. کیا اسرائیل غزہ پر مکمل طور پر قابض ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کا اس معاملے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بہت سارے معاملات ہیں، اس سے بات کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو جنرل غلام مصطفیٰ اینڈ سردار منصور حیات صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. جنرل صاحب، آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیز کا جو کنونشن تھا اس میں دہشت گردی اور بلوچستان کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف دیا ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہماری سیکیورٹی پالیسی یہی ہے کہ کوئی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی برداشت نہیں کی جائے گی ٹیررزم کی؟ جی مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے فریہ کہ پاکستان کے عوام کو ٹارگٹ کرنے والے لوگوں کو نہ تو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ہی پاکستان کے عوام کو رحم کرم پہ چھوڑا جا سکتا ہے، نہ ہی پاکستان کی جو مستقبل ہے اس کو ان کو رہن رکھا جا سکتا ہے. اس لیے جو پالیسی جس کا اعلان ہوا ہے اس میں تو کوئی شک شبہ ہونی چاہیے نہیں تھا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آلریڈی جو جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، ایشو صرف یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر جو بھی ہم کام کر رہے ہیں بہت ساری سکسیسز ہوتی ہیں، اس کا باہر ذکر نہیں ہوتا، لیکن خدا نہ خواستہ ایک کا تو ایسا حادثات ہو جائیں تو بہت اس کا شور مچتا. بٹ وی آر آئی تھنک مجھے اپنا میرا خیال یہ ہے کہ وی آن دا رائٹ لائنس. نمبر 2 جو اس کے ساتھ لنک یہ ہے کہ کین وی رین ان افغانستان، اور وہاں پہ طالبان کے ساتھ جو ابھی مجھے جس سے مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ امپرووڈ جو ہے ڈائلاگ اور امپرووڈ جو ہے ہماری ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. ہوپفلی اف دی طالبان انڈرسٹینڈ کہ بھئی پاکستان کا امن افغانستان کے لیے ضروری ہے، جس طرح افغانستان کا امن پاکستان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ. کیونکہ افغانستان طالبان یہ سارے جو چونکہ ان کا پیدا ہوئے لڑتے رہے اور ابھی آج بھی ان کا وہی مائنڈ سیٹ ہے، تو اس سے باہر نکلنا پڑے گا ان کو. اور یہ جتنے بھی عوامل ہیں، جتنے بھی عناصر ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو بڑے مضبوطی سے ڈیل کرنا پڑے گا. اس طرح جو ایران ہے اس کو بھی یہ بڑا سمجھنا پڑے گا کہ بھئی یہ پاکستان کا امن خراب ہونے سے ایران کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایران آلریڈی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ گھٹنے لگا دیے ایران کو بھی انہوں نے، تو یہ پاکستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کو بھی یہ سمجھائے. کیونکہ یہ پچھلے دنوں آپ رپورٹ آئی کہ 8 پاکستانی وہاں پہ سیستان کے علاقے میں شہید کر دیے گئے تھے، تو کام کرنے گئے تھے بیچارے. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا. اس دفعہ تو پاکستان نے امیڈیٹ ریئیکشن نہیں کیا، لاسٹ ٹائم پاکستان نے اسٹرائک بیک کر دیا تھا اسی وقت. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی سمجھدار بڑے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ بتا دیا گیا ہے، اور ہونی بھی چاہیے ایسے. کیونکہ جس سے میں نے پہلے عرض کی کہ پاکستان کا امن، پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی آنے والی نسلوں کا امن ہم کسی کے ہاتھ پہ رہن نہیں رکھ سکتے، اس میں جو کچھ بھی قربانی دینی پڑے. رائٹ. تو سردار منصور، ہارڈ اسٹیٹ کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹ دی آرمی چیف نے. کس طریقے سے اس وقت آپ گورنمنٹ کی پالیسی دیکھ رہے ہیں ٹو میک پاکستان اے ہارڈ اسٹیٹ؟ پاکستان نے کی ہے ود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، IMF ہو یا دنیا کی جو باقی چائنا کا سی پیک ہو یا باقی جو منصوبے ہیں، اور جو انٹرنیشنل انویسٹرز یہاں آ رہے ہیں، جو پاکستان نے کمٹمنٹس کی ہیں، وہ بھی اسی رخ سے پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ول فلفل دوز کمٹمنٹس. اور وہ فلفل تبھی ہو سکتی ہیں جب ہم ہارڈ اسٹیٹ یعنی کانسٹیٹیوشن اور لا کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنے سسٹم کو چلائیں. ان ملکوں سے جن سے یہ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو اس چیز میں بہت زیادہ اسپیشلائز بھی کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پروپوگیٹ بھی کرتے ہیں. اور میرے خیال میں ٹو بی اے ہارڈ اسٹیٹ از اے بگننگ ٹو بینگ این انٹرنیشنل اسٹیٹ، جہاں پہ آپ انٹرنیشنل اپنا کردار ادا کر سکیں اور انٹرنیشنل ماحول کے اندر آپ اپنی گیمز کھیل سکیں، آپ اپنی بزنس، اپنی انڈسٹری، اپنی تجارت کو لے کے جا سکیں. سو جو چیزیں آئیں گی، کورٹس ہمارے ایکٹیو ہونے چاہیے، جوڈیشری کو ایکٹیو ہونا چاہیے، لائرس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ جو ایشوز
क्रॉप अप हों, वो एक कमल डिबेट के अंदर आए, और हमें प्रेस में भी वो आज़ादी होनी चाहिए ताकि ये इशूज़ जो हैं ये बारहा लोगों की और गवर्नमेंट के सामने आते रहें। और मेरे ख्याल में एक विल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत के अंदर, और पाकिस्तान की जितने इदारे हैं उनके अंदर एक विल है कि लेट्स मेक पाकिस्तान अ स्ट्रॉन्ग कंट्री इकनॉमिकली एंड अमन के लिहाज से, और हमें आगे बढ़ना है, और उसके अलावा हमारे पास कोई वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो आपने जुडिशरी का, प्रेस फ्रीडम का भी जिक्र किया, आई कम बैक टू यू ऑन दिस, बट जनरल मुस्तफा, यू कैन सर्टनली कमेंट ऑन दिस, पाकिस्तान बीइंग अ हार्ड स्टेट एंड बैलेंसिंग आउट विद सिविल सोसाइटी एंड प्रेस फ्रीडम, ये तासुर क्योंकि लोगों के जहन में गया कि हार्ड स्टेट पॉसिबली मीन्स कि आप बहुत ही सख्त किस्म के मामलात रखें, बट अभी ये बात की है सरदार साहब ने कि देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। वो बैलेंस कितना ज़रूरी है, क्या हम मेंटेन कर पाएंगे? एंड कमिंग टू द इंटरनेशनल इशूज़, आपसे कई दफ़ा गाज़ा पे बात हुई, आपने कहा कि देयर इज़ अ प्लान जिसको फॉलो किया जा रहा है, बट अब जिस तरह का सिनारियो बन रहा है, उन्होंने कहा जी बफर जोन 30% हिस्से को बना दिया है हमने, इसमें पाकिस्तान का अब क्या लाए अमल होगा कंसिडरिंग द सिचुएशन? देखिए, एक तो जो चीज़ एटलीस्ट मे बी आई एम रॉन्ग इन दिस रिगार्ड, लेकिन चूंकि अब देखिए ईरान की मेन स्ट्रेंथ उसके जो वेपन्स जिसका वो शोर मचाता है वो नहीं थी, उसकी हिजबुल्लाह थी, हमास थी, अब ये हुतीस हैं, ये रह गए हैं। हमास को एक दीवार के साथ लगाने के बाद उनका एक निशान छोड़ा जाएगा और वो भी अल्टीमेटली ख़त्म कर देंगे इसको। हिजबुल्लाह का देखिए, हिजबुल्लाह को किस तरीके से उन्होंने डिफेंड कर दिया इस तरीके से। तो ईरान के ये जो दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स कह लीजिए या मजबूती पिलर्स थे, वो तो अभी गिरते हुए नजर आ रहे हैं आपको। सीरिया में आप देखिए, कभी सऊदी अरेबिया ने प्रॉब्ली कमिट किया है कि उनकी लोन्स को यंग डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, और वहाँ पर भी तकरीबन ईरान के हाथ से गेम निकल गई। अब हुती आके रह गए। अब ईरान को जब ये बात चल रही है तो ईरान के पास कोई ज़्यादा बार्गेनिंग चिप्स इस वक्त नहीं है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मैं पहले के आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ की थी कि ये जो इज़राइल की जो एक्सपेंशनिज्म है, जो इस इलाके में हेजेमनी का है, जो उनका ख्याल है, वो चलता रहेगा। आपने ट्रम्प साहब मुज़ाकरात पे ईरान को जब ले आए हैं, तो अब ट्रम्प साहब को पता है कि ये ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कि देखिए ईरान के अंदर भी बहुत से मसाइल खड़े कर दिए गए हैं और ईरान को इसी का इल्म है, और इसलिए मेरे ख्याल ईरान का भी बातचीत पे तैयार है, बातचीत कर लेनी चाहिए। और अपने आप को अब, क्योंकि ये इनकी प्रॉक्सी थी, किसी को कोई माने या ना माने, तो अब चूंकि वो काफी हद तक कमजोर पड़ गई हैं, तो ये इसने ईरान को भी बहुत कमजोर कर दिया। जनरल साहब, कैन वी से कि जो ग्रेटर इजराइल की बात हो रही थी वो भी अब आगे बढ़ेगी? जी बढ़ेगी आगे। वो देखना, वो प्रोग्रेसिवली फेज वाइज आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई ऐसे बच्चों की तरह काम नहीं कर रही है, जज्बाती काम नहीं कर रहे। वो प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता देखिए, चाहे सीरिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे इराक हो, अब जबकि लेबनान देख लीजिए आप, और आज आके वेस्टर्न बैंक था, उसको भी आप काफ़ी हद तक उन्होंने उसके ऊपर अपना एक असर रसूख कायम कर दिया है। जो गजा का उसका हाल आपके सामने है। हुतीज रह गए, हुतीज के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है यहाँ पे। एट द एंड जो गेम बनने वाली है वो ये है कि जब ये हुतीज को भी कमज़ोर कर देंगे तो बाबुल मंदब पे जो इनका असर रसूख बढ़ेगा वेस्टर्न पावर्स का, तो दैट इज़ व्हेन चाइना जो सप्लाई चेन है वो कैन बी डायरेक्टली अफेक्टेड, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक दे आर प्लानिंग टू डू अल्टीमेटली। और इजराइल को उधर से फैलने देंगे, यहाँ से चाइना को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये जो मेरे ज़हन में स्टडी ये आती है, तो अगर ये अपनी कामयाबी होती है तो देन वी आर वेरी सीरियस ट्रबल। राइट। सो सरदार साहब, गाज़ा की सूरत हाल ऑब्वियसली बदल रही है, अब एक गेम प्लान वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। इस नई चेंजिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर आप कह लें किस्म का, उसमें पाकिस्तान किधर है? मेरे ख्याल में जी हमें इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज आ रहा है। इकोनॉमिक ऑर्डर में जो ट्रम्प साहब जो टैरिफ्स लेके आए थे और उससे जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और जो डॉलर के साथ हो रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर, और ब्रिक्स जिस किस्म से सामने आ रहा है, ब्रिक्स का प्रोजेक्ट सामने आ रहा है, देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज। अमेरिका इज़ वेरी क्लोज टू अ डिफ़ॉल्ट। अगर वहाँ पे आज बैंकिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँ, जो मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा फील्ड ही इकनॉमिक्स है, आई हैव स्टडीड इन अमेरिका और इकनॉमिक्स को मैं फॉलो करता हूँ, मेरे ख्याल में अमेरिका इज़ अ टच एंड गो सिचुएशन में इस वक्त कर रहा है। इसलिए हमें इम्पेशेंट नहीं होने चाहिए, थिंग्स कैन चेंज एनी मोमेंट। और सो फिर इस सिचुएशन में टैरिफ वॉर भी है, उसकी तनाजुर में फिर कैसे देखें, अगर आप इकोनॉमिक तनाजुर में ही देखना चाह रहे हैं?
कि मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आप भी सीरिया के ऊपर आज रशिया का भी बयान आ गया है। अगले दिन यूएन के अंदर जो मुस्लिम उम्मा की तरफ से, कंट्रीज़ की तरफ से जो करारदाद पेश की गई, उसमें वो पाकिस्तान के ज़रिए पेश की गई, उस पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज आ रही हैं। बट द पॉइंट इज़ कि थिंग्स आर चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग राइट नाउ, बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है। यूक्रेन की वॉर, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। और जिस तरीके से चाइना ने कन्फ्रंट किया है अमेरिका को, लगता है ऐसा है कि दे वर प्रिपेयर्ड एंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स सी। बाकी रह गया इसराइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और नेतन्याहू की जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो वॉर कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर हिज ओन, ताकि उसका अपना जो टेन्योर है वो लंबा हो सके। जिस दिन ये खत्म होगी उस दिन इलेक्शंस होंगे, और नेतन्याहू का कोई चांस नहीं है उसका और उसकी पार्टी के इलेक्शन जीतने का। राइट। सो लेट्स सी एंड लेट्स कीप इन टच एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सो इफ यू अलाउ मी जनरल साहब, ये क्योंकि बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन की, डेमोक्रेटिक सिस्टम की, अमेरिका में भी एक सर्वे के मुताबिक 3 माह में ट्रंप की मकबूलियत में 14% कमी आई है, जबकि 2024 के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप 1.5% पॉपुलर वोट से बाइडन से आगे रहे थे। सो एकदम से इट्स अ ह्यूज डिप। ये आगे बढ़ेगा आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, ट्रंप को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। द वे ही इज गोइंग, उनको ही फर्क नहीं पड़ रहा। और लेट मी से कि जो लोग ट्रंप को लेकर आए हैं, वो व्हाट यू कॉल द डीप स्टेट, और दिस रन्स अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वो लोगों ने जो ट्रंप से काम लेना है और ट्रंप उस काम की तरफ बढ़े हुए हैं। ट्रंप साहब को फिक्र कोई नहीं इस चीज़ का। मेरा ख्याल नहीं है कि वो अगर उसकी पॉपुलैरिटी की तरफ जाता तो इस किस्म का काम करता। वो उसने जो भी काम किए जब से वो आया, उस वक्त से ट्रंप साहब को देखिए कि जो भी इक़दामात हैं उनके, इंटरनेशनली देख लीजिए उनके खिलाफ जो भी जज्बात हैं, चाहे यूरोप के हैं, चाहे एशिया में देख लीजिए, चीन है, रूस है, सबके। तो ट्रंप साहब का एक तरीके, देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। ऐसी नहीं है कोई भी काम कर रहे हैं वो, देयर इज अ प्रॉपर मेथड इन हिज मैडनेस। जैसे पहले अर्ज की कि भाई उनका जो स्ट्रेटजी है वो अब मुझे नजर आ रही है। हाउ द अदर्स रिएक्ट टू इट, दैट वील हैव टू सी, बिकॉज चाइना ने अभी तक अपने आप को एज ए मिलिट्री पावर कभी सामने नहीं लेके आए हैं। ठीक है, दे आर इकोनॉमिक पावर, दे डोंट वांट टू डू दैट, राइट। उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ना, वही उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन ओशन से अगर आप जो गुड्स का फ्लो है या जो भी तजारत हो रही है उसको स्लो कर दें, रोक दें, तो नुकसान जिसका भी होगा वो सामने है। नंबर 2, चाइना ने इसका अल्टरनेटिव सोचा हुआ है। उन्होंने भी मेडिटेरेनियन के थ्रू दे हैव ट्राइड टू रीच अक्रॉस यूरोप एंड एल्सवेयर, एंड दे हैव सो फार सक्सीडेड। टाइम है उसके पे, लेकिन बहरहाल लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। राइट। एंड सरदार साहब, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? क्या इस वक्त यूएस का जो हम देख रहे हैं एक कंसिस्टेंट स्टांस है दैट अमेरिका फर्स्ट, जिसका की वजह से नाराजगियां नजर आ रही हैं, ये इसी तरीके से चलेगा एंड फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? आज मैंने बड़ा एंजॉय किया, CNN कह रहा था कि वो जापानीज ट्रेड मिनिस्टर के पास, तो ट्रंप ने कहा कि वी वांट टू सी जापान फर्स्ट। तो दैट वाज अ फंडामेंटल चेंज फ्रॉम व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। एंड जो कुछ इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रहा है, अमेरिका इज मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी सीवियर रिसेशन, और डॉलर की डिक्लाइन बिल्कुल सामने आ चुकी है। देयर इज $18 ट्रिलियन का इस वक्त वहाँ पे प्राइवेट कंजम्पशन का जो है वो एक डेट बना हुआ है, जिसको हैंडल करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है। प्लस उनका जो बेसिकली बॉन्ड्स और जो उनकी हैं वो सारे के सारे इस वक्त अमेरिका इज इन डेट विद जो दुनिया के पास उनका डेट है, और वो किसी वक्त भी मार्केट में आ सकता है। दैट डजंट मीन कि वो आ जाएगा, बट द पॉइंट इज कि ने ये कार्ड प्ले करके अपनी वीकनेस शो कर दी है। और ट्रंप अब इसलिए अपना स्टांस रखी हुई है कि इससे वो हटता है, तो आई कैन गारंटी यू आज इस स्टांस से हटे तो कल अमेरिका में शोर मच जाएगा, और कुछ दिनों के अंदर उनके स्टॉक मार्केट्स और उनका सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। तो ट्रंप ये स्टांस रखेगा, उसको पॉलिटिकली सूट करता है, अमेरिका को सूट करता है। लेकिन अमेरिका की ये टैरिफ पॉलिसीज की वजह से अमेरिका हैज बिकम एक्सट्रीमली वीक। यूरोप, वेस्टर्न यूरोप उनको इंटेलेक्चुअली भी और अदरवाइज भी छोड़ गया है। कनाडा उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। मेक्सिको उनसे दूर हो गया है, एंड चाइना इज गेनिंग। आपने देखा होगा। Right, Sardar Saab and General Saab, thank you so much. Very enlightening conversation.
ضرور اس پہ غور کیجیے گا، کیونکہ جو انٹرنیشنل تانے بانے ہیں، چاہے اکنامک ایشوز ہوں، سیکیورٹی ایشوز ہوں، فارن پالیسی کے ایشوز ہوں، وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں پاکستان کو بھی. اسی طریقے سے دنیا جو ہے وہ چلتی ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.